घर पहुंचते ही माधवी बिना कपड़े बदले पलंग पर यूं ही पसर गई। अभी बच्चों के आने में 2 घंटे की देरी है, तब तक कुछ करने को था नहीं, न ही उसका मन था। माधवी का मन अवसाद से भरा था। कैसे उमंग से वो झा साहब के घर गई थी, पर उनके किए स्वागत में व्यंग, उपेक्षा तथा ईर्ष्या का ऐसा संगम दिखा कि लगा ही नहीं कि ये वही घर है जिसमें पिछले 15 वर्षों में स्नेह भरे स्वागत की आदि हो गई थी। अचानक ये बदलाव क्यों हो गया? उसे ऐसे याद है जैसे कल ही की बात हो। मिश्रा जी ने शादी के 2-3 बाद ही बताया था, एक रिश्तेदारी घर बिरादरी की होती है, एक अपने साथ काम करने वालों की। कहां कहां के लोग आते हैं, लेकिन थोड़े से लोगों के साथ परिवार का सा नाता जुड़ता है। बाकी के साथ तो सिर्फ बिरादरी का, जिनके दुख सुख में थोड़ी देर की हमारी हिस्सेदारी होती है। माधवी ने बड़े उत्साह से पूछा था, वहां आपके परिवार में कौन कौन है? अरे हमारे तो केवल झा साहब हैं। भाई कहो, बाप कहो, उन्होंने ही हमारे सर पर हाथ रखा है। करोड़पति हैं, पर घमंड जैसे छूकर भी नहीं गया। हमेशा सभी की मदद करने को तैयार रहते हैं। हमें तो बहुत प्यार करते हैं। शादी में आने वाले थे, पर उनकी बिरादरी में कोई गमी हो गई, इसी से रुक गए। तुम्हारे लिए उपहार भेज रही थी भाभी जी, पर हमने कहा रहने दें, खुद ही दीजिएगा। जुलाई में साथ ही ला रहे हैं ना उन्हें। जुलाई में जब यूनिवर्सिटी खुली तो इलाहाबाद पहुंचकर दूसरे दिन मिश्रा जी मिठाई लेकर माधवी के साथ झा साहब के घर पहुंच गए। खुद चरण स्पर्श किया और माधवी से भी पांव छुआए। बहुत ही गदगद होकर दोनों ने आशीर्वाद दिया तथा रोककर रात का खाना खिलाकर ही विदा किया था। कितना अच्छा समय बीता था। झा साहब की दोनों लड़कियां निशा और दिशा उस समय मुश्किल से 12-14 साल की रही होंगी। कैसे उस पर लट्टू हुई जा रही थी भाभी जी कहकर। भाभी ने टोका भी था, अरे भाभी क्यों कह रही हो, आंटी कहो ना, या फिर चाची। ना, ये तो बिल्कुल भाभी लगती हैं, इतनी प्यारी सी गुड़िया सी। आंटी लोग तो मोटी और खूब बड़ी सी होती हैं। माधवी शर्म से लाल हो गई थी और सब हंसने लगे थे। फिर तो वो उनकी भाभी ही बनी रही। कितना आना जाना होता था दोनों घरों के बीच। हफ्ते में अगर माधवी उनके घर न जा पाए तो जवाब तलब हो जाता था कि भाई क्यों नहीं आई। वो लोग तो खुद कम ही आ पाते थे, पर जब उसका बेटा कुशाग्र होने वाला था तो घर से कोई भी नहीं आ पाया। अस्पताल जाने के 2 दिन पहले ही उसकी सास आई थी। असल में ससुराल वाले जिद कर रहे थे कि माधवी ही मैनपुरी आ जाए, पर मिश्रा जी घर का पुराना रहन सहन और लेडी डॉक्टर की कमी के कारण उसे वहां भेजने को तैयार नहीं थे। ऐसे समय में भाभी जी ने एक दिन भी महसूस नहीं होने दिया कि वो अकेली हैं। तरह तरह के पकवान बनाकर, मिठाई खरीदकर करीब करीब रोज ही भेज देती थी। क्या खाने को मन है, क्या बनाएं? चलो घूम आए, पार्क में चलो, मंदिर चलो। अच्छा पिक्चर है वही बहुत बढ़िया, चलो वही देखते हैं। माधवी को हमेशा ऐसा एहसास होता जैसे वो उनकी सगी बहू है। बच्चे की चीजों की लिस्ट बनाना, उन्हें खरीद कर सब अटैची बंद कर तैयार करना, कितनी उमंग से ये सब काम किया था उन्होंने। बदले में माधवी ने तो केवल इतना ही कहा, बच्चे का नाम आप ही देंगी, और सचमुच बहुत ही अच्छा नाम चुना था उन्होंने, कुशाग्र। कहा था ये मिश्रा जी का लड़का है और उन्हीं की तरह कुशाग्र बुद्धि का होगा, यही नाम इसके लिए उपयुक्त है। इन्होंने भी अपनी तरफ से झा साहब के लिए कुछ कम नहीं किया है, माधवी ने सोचा। जब भी झा साहब को कहीं लेख या भाषण वगैरह देना होता तो बस 2-4 पॉइंट बताकर मिश्रा जी को लिखकर थमा देते। दम मारने की भी फुर्सत नहीं है, भला जगह वाले बहुत जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, मना कर दिया है पर वो मानते ही नहीं, भाई अब तुम्हें ही कष्ट देना पड़ा। ये कहकर काम पकड़ा देते और हमारे मिश्रा जी 1000 काम छोड़कर पहले उनका लेख तैयार करते। छपने पर झा साहब कहते, वाह क्या बढ़िया लिखा तुमने, फला प्रोफेसर ने तारीफ की चिट्ठी भेजी है। पर धीरे धीरे वो भूल जाते कि लेख उन्होंने नहीं लिखा, और जब 4 लोग इकट्ठा होते
तो मिश्रा जी के सामने भी ऐसा जताते कि लेखक स्वयं है। एक दो बार माधवी ने इस बात पर मिश्रा जी का ध्यान खींचने की कोशिश भी की, तो उन्होंने बस यह कहकर टाल दिया, तो फिर क्या ये सबसे कहते फिरे कि लेख हमसे लिखवाकर अपने नाम से छपवा लिया है। वो सचमुच चुप हो गई। झा साहब के परिवार के एहसान तले वो कुछ कम नहीं दबी थी, जिसे उतारने के भरसक प्रयास करती थी। निशा और दिशा की शादी में उसने कैसे कमर बांधकर काम किया था। महीने भर रोज हाजिरी लगाई थी। 3-4 दिन तो वो वहीं रही। कोई मेहमान ऐसा नहीं था जिसके लिए उसने भाग दौड़ ना की हो। कौन क्या खाएगा, कहाँ रहेगा, क्या उसके साथ जाएगा, सबकी फेहरिस्त पहले से तैयार कर रखी थी माधवी ने। हर एक मेहमान को समय पर खाने को पूछना कुछ जरूरत तो नहीं था। इनकी जानकारी लेना सब उसका काम था। लोग कितने खुश होकर गए। भाभी जी हर किसी से कह रही थी, माधवी तो हमारे घर की बहू हुई समझो। मिश्रा जी को झा साहब बेटे से कम तो नहीं मानते। पर ये दूध में खटास कब पैदा हो गई और क्यों हुई? माधवी इधर उधर सालों से महसूस करने लगी है जैसे झा परिवार के प्यार में उतनी गर्मी नहीं रही। उनके घर में स्वागत हुलस कर नहीं होता। क्या कारण है? पहले पहल माधवी ने तब महसूस किया था जब मिश्रा जी की थीसिस पूरी हुई थी। फाइनल कॉपी बन गई तो झा साहब को दिखाने सपरिवार चले गए। थीसिस को उलट फेर कर झा साहब ने ठंडी सांस भरकर कहा, लो भाई, तुम तो अब डॉक्टर हो गए। हम तो अपनी थीसिस घर बार में उलझकर पूरी ही नहीं कर पाए, पर चलो तुमने तो पूरी कर ली। बड़ी खुशी है। ऐसा लग रहा है जैसे हम ही को डॉक्टरेट मिल गई है। कुछ सचाते हुए मिश्रा जी ने कहा, अभी कहां, अभी तो वाइवा की बाधा पूरी करनी है। सुना है डॉक्टर काने और डॉक्टर मंगला प्रसाद जी की स्वीकृति तो आ गई। डॉक्टर काने तो बड़े सख्त परीक्षक हैं, बहुत कम थीसिस अप्रूव करते हैं। झा साहब कहने लगे, अरे नहीं, अपने विषय में पंडित हैं, जौहरी समझ लो, हीरा मोती एकदम छांट लेते हैं। कूड़े को कूड़ा कहने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता। पर जो थीसिस उन्होंने अप्रूव कर ली, उसे छापने के लिए प्रकाशकों की भीड़ लग जाती है। और तुम्हारे गाइड डॉक्टर लाल को तो पूरा भरोसा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि काने साहब थीसिस रिजेक्ट कर दें। बहुत खुशी खुशी घर लौट रहे थे, पर तब झा साहब का कहना अखर गया, तो डॉक्टर साहब, अब आपके कब दर्शन होंगे? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तो रोज ही आता हूं और आगे भी आता रहूंगा। पर झा साहब के मुंह पर जो डॉक्टर शब्द चढ़ा तो हमेशा के लिए पक्का हो गया। फिर तो डॉक्टरेट मिली, दावत हुई। मिश्रा जी अपने से सीनियर साथियों को पीछे रखकर प्रोफेसर बन गए। उस दिन भी जश्न मना। इन सब में झा परिवार ने हिस्सा लिया, पर न जाने माधवी को लगता रहा कि वो खुश नहीं है। अब जाते समय न तो जल्दी आने का आग्रह होता और न जाने पर कोई शिकायत भी नहीं होती। माधवी अक्सर सोचती, आखिर किस लिए नाराज हैं वो लोग? उनसे ऐसी क्या गलती हो गई? झा साहब और उनकी क्या बराबरी? मिश्रा जी ने कितनी गरीबी में जिंदगी बिताए हैं। रात को पढ़ने के लिए सड़क के लैंप के नीचे बैठते कि घर का मिट्टी का तेल बचे, और इधर झा साहब तो पैदा ही चांदी के चम्मच के साथ हुए हैं। बढ़िया स्कूल में पढ़ा, पिता के खर्चे से 2-1 साल विलायत भी रह आए। 50 लोगों को अपने पिता के नाम की स्कॉलरशिप देकर कृतार्थ किया। फिर यहां यूनिवर्सिटी में विद्वानों में गिनती होती है। उनकी हमारी क्या बराबरी? पर कुछ है जरूर। उस दिन विनय स्वरूप आकर जो बता रहे थे, सुनकर माधवी को रोना सा आ गया। कुछ महीने पहले सरकार ने मिश्रा जी को कौशाम्बी की खुदाई का इंचार्ज बनाकर अवैतनिक चार्ज दिया था और इसीलिए एक शोफर सहित गाड़ी मिली थी। पता नहीं झा साहब को क्यों बुरा लगा। पहले तो वो चार्ज लेने के खिलाफ ही बोल रहे थे। इतने नाराज होंगे ये माधवी ने नहीं सोचा था। विनय स्वरूप ने कहा कि काफी लोगों के बीच में मिश्रा जी का मजाक बना रहे थे कि कार मिल गई, पर बैठने का शऊर कहां से आए। ऐसे पसर कर बैठे थे जैसे दुनिया को बता रहे हों कि हमसे बड़ा कोई और है ही नहीं। विनय ने उनको बताने की कोशिश की
कि उनकी कमर में ठसक आ गई थी और डॉक्टर के यहाँ जा रहे थे, इसलिए ऐसे बैठे थे। पर झा साहब मखौल पर मखौल उड़ाते चले गए। मिश्रा जी को माधवी ने सब बतलाया था, पर उन भोले बाबा को कोई असर तो होता नहीं। बस कहने लगे कि विनय को इधर से उधर करने की आदत है, उनके कहने पर ध्यान मत दो। आज वो क्या करे? मिश्रा जी को यूजीसी वालों ने दिल्ली बुलवाया था। वहीं से फोन आया था कि लखनऊ में नए खुले सोशल स्टडीज इंस्टीट्यूट की डायरेक्टरशिप मिश्रा जी को मिल गई है। ये बात माधवी को बताते समय मिश्रा जी ने कहा था कि वो खुद जाकर झा साहब को खबर दे आए। उनका फोन खराब है, नहीं तो वो स्वयं ही करते। माधवी जब झा साहब के यहां पहुंची तो विशेष उत्साह से स्वागत हुआ हो, ऐसी बात नहीं थी। पर माधवी को आदत पड़ चुकी थी, इसलिए उसने विशेष ध्यान नहीं दिया। जब उसने मिश्रा जी के डायरेक्टर बनने की खुशखबरी दी तो लंबा सा मुंह बनाकर झा साहब कहने लगे, तो इसीलिए छिपकर बिना बतलाए चले गए थे। माधवी ने समझाने की कोशिश की कि आने का समय नहीं मिला, विद्यार्थी का वाइवा था, बाहर के एग्जामिनर के साथ सारा समय बीत गया, फिर फोन भी खराब था, नहीं लगा। पर वो लोग तो जैसे उसे नीचा दिखाने की कोशिश में ही लगे रहे। अरे भाई रहने भी दो, कोई जरूरी तो नहीं है कि वो हमें सब कुछ बताकर ही जाए। और अब तो वो हमसे कहीं ऊंची जगह पर पहुंच गए, अब आएंगे तो हमें ही बढ़कर सलाम करना होगा। क्या बात करते हैं आप, बड़े हैं, पढ़े ही रहेंगे। माधवी ने टोका भी था। अजय छोड़ो भी, जो सच है उसे स्वीकार करने में संकोच कैसा। हम तो खैर 2 साल में रिटायर कर ही जाएंगे। हमारे साहबजादे जो कॉलेज में लेक्चरार हैं, उनका ख्याल रखना पड़ेगा। आएंगे भाई हम तुम्हारे पास उसकी सिफारिश लेकर। माधवी ने संकोच से कहा, क्या बात कर रहे हैं आप? रविंद्र हमारे लिए पराया है क्या, जो ख्याल नहीं रखेंगे? पर ठंडी सांस लेकर बस रविंद्र की नालायकी का रोना रोते रहे। किसी ने मिश्रा जी की इतनी बड़ी उन्नति के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। माधवी को लगा जैसे उसकी खुशी के उफनते दूध में पानी के छींटे डाल दिए गए हों। मिठाई का डिब्बा वहीं मेज पर पड़ा रहा, किसी ने उठाया नहीं और ना मुंह मीठा करने की मनुहार करी और ना ही दावत मांगने की जरूरत समझी। माधवी सूखा सा मुंह लेकर घर लौट आई। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि झा साहब और उनका क्या मुकाबला, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। ये झा साहब ही तो थे जो मिश्रा जी को तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने का गुर सिखलाते थे। समय बेकार के साथ लोगों के साथ मत बर्बाद करो, शाम को अपनी कॉलोनी में लोगों के साथ बैठक मत करो, थीसिस को गंभीरता से लो, पैसे बर्बाद मत करो, बच्चों को अच्छे स्कूल में भर्ती करो। सब काम टोनी के कहने से हुए थे। आज जब उनका फल आया तो इतना बुरा क्यों लग रहा है? माधवी की आंखें भर आई। आदमी इतना स्वार्थी और ईर्ष्यालु भी हो सकता है, ये उसने सोचा भी न था। इतने में जोर से दरवाजे की घंटी खनखना उठी। अरे क्या बच्चे आ गए? माधवी हड़बड़ा कर उठी और दरवाजा खोल दिया। देखा धोबी था, खूब बढ़िया कलफ किए सफेद कपड़े पहने, खुशी से उसकी बाँछें खेली जा रही थीं। आते ही उसने माधवी के पांव छुए और मिठाई का डिब्बा हाथ में देते हुए बोला, आपका सुरेश डॉक्टरी में निकल गया। माधवी को न जाने कैसा झटका लगा और उसके मुंह से निकला, अच्छा। इस अच्छा शब्द में कितने भाव छिपे थे, उस समय ना माधवी और ना ही लल्लू धोबी समझ सका। लल्लू से और कुछ न कहकर वो फ्रिज की तरफ बढ़ी। उसे ख्याल आया कि बड़े दद्दा की कितनी इच्छा थी उनका बेटा अंशु डॉक्टर बन जाए, पर 2 दफे सीपीएमटी में असफल होकर इस बार तो परीक्षा में ही नहीं बैठा। बेचारे दद्दा का तो दिल ही टूट गया था। कैसी चिट्ठी आई थी उनकी, माधवी को पढ़कर बहुत ही बुरा लगता था। अब अंशु ऐसा फिसड्डी तो नहीं है पढ़ाई में, अच्छे नंबरों में हमेशा पास होता आया है। दद्दा को तो पूरा विश्वास था उसकी सफलता पर। क्या करें, सरकार ने तो इस आरक्षण के मारे कितने होनहार बच्चों का भविष्य खराब किया है।
इनको देखो, मामूली विद्यार्थी मजे में थोड़े से नंबरों में पास हो गए, अब मजे में डॉक्टर बन जाएंगे। फ्रिज खोलकर एक घूंट पानी पीकर मन हुआ कि लल्लू को खूब खरी खोटी सुनाए। इतने में उसे लल्लू की आवाज सुनाई दी। वो बोतल ही हाथ में लेकर वहां चली आई। लल्लू कह रहा था, और सुना आपने भाभी जी, हम तो श्रीवास्तव साहब के घर खुशी बांटने गए, मगर उनने हमारी मदद कम नहीं की। जब भी एडवांस मांगा बच्चन की फीस के लिए तब दे दिया। अपने भैया की तरह हमेशा नहीं कहते रहे कि बच्चन की पढ़ाई का ध्यान रखना, कोई कोताही न करना। हम तो उनका इतना कहना सुना, और आज जब हम वहां गए तो कहने लगे कि अब तो लल्लू को सोफे पे बिठाओ, डॉक्टर साहब के पिताजी हो गए हैं, अब तो भाई तुम ही लोगों के दिन हैं, तुम रहोगे महलों में और हम करेंगे चाकरी। भाभी जी, हम तो बस हाथ जोड़ दिए। काहे को ऐसी वैसी बात करते हैं? आप सब तो साक्षी हैं, आपके बच्चन की उतरन पहनकर तो इतने बड़े हुए हमारे बच्चे। आधा पेट खाया न खाया वैसे ही सो गए, पर आप सबके कहने से बच्चन का इतना ख्याल रखा कि समय बर्बाद ना ही करने दिए। हम तो समझे थे कि श्रीवास्तव साहब खुश होंगे, पर वो तो ऐसा नाराज हो गए जैसे उनके बच्चन का हिस्सा छीनकर हम सुरेश को दे दिए हों। एकाएक माधवी के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। श्रीवास्तव साहब के शब्दों ने जैसे उसके भावों को शब्द दे दिए हों। माधवी को पता था कि उनका लड़का 3 बार कोशिश करने के बाद भी सीपीएमटी में आया नहीं था। लोग तो दबी जुबान में कहने लगे कि शायद ड्रग एडिक्ट हो गया है। बाप के सारे अरमान कुचल दिए हैं उसने। इसीलिए लल्लू के लड़के की सफलता उन्हें खल रही है। उसका अपना भी तो यही हाल है। अंशु की असफलता का घड़ा वो आरक्षण से फोड़ रही है। लल्लू के बेटे की सफलता में बजाय खुशी के उसे चिढ़ और क्रोध आ रहा है। यही तो झा साहब भी कर रहे थे। यही माधवी के द्वंद्व का अंत है। मिठाई का डब्बा खोलकर लल्लू की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो खाओ, और भगवान करे सुरेश को ऐसी सफलता हमेशा मिलती रहे। एक टुकड़ा मिठाई का स्वयं खाते हुए माधवी का दुख अवसाद वहीं समाप्त हो गया।